हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के इस 10th एंड लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे इनवर्स, हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स एंड द यूज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है ए और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है, यानी कि n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हमें अगर इसका इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू आई ऑफ ए लिख लेंगे। और अगर ये, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर या तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम, जितने भी ऑर्डर की होगी। तो हम इसे क्या करेंगे, हम एलएचएस में इस ए को क्या बना लेंगे, आई बना लेंगे, और जो रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे एलएचएस में, वो आरएचएस में किसके ऊपर लगाएंगे, आई के ऊपर लगाएंगे, आई के ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब ए तो आई में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ कोई दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी बी और ए। इसका मतलब क्या है कि बी इंटू में ए इज इक्वल टू आई आएगा। इसका मतलब ए जो है वो ए का इनवर्स क्या दे रहा है, बी दे रहा है। इसको अगर ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू बी इंटू में ए इंटू ए इनवर्स, और ये हम जानते हैं, तो बी इंटू में आई आइडेंटिटी। इसका मतलब ए इनवर्स के बराबर क्या आया, बी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, इनवर्स को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूज, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की हेल्प से। और कैसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को। मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तीन अननोन वेरिएबल हैं x, y, z, और इनके कांस्टेंट लगे हुए हैं। हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो कोफिशिएंट को एक साथ a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 बन जाएगी। सिमिलरली जो x मैट्रिक्स बनेगी वो तीनों वेरिएबल x, y, z, और जो बी मैट्रिक्स बनेगी वो इनके आरएचएस में जो कांस्टेंट है d1 d2 और d3। यहां से हमें ये पता चला कि ax बराबर है b आ रहा है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो b के बराबर आती। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, हमें तो x की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब x किसके बराबर होगा, a इनवर्स b के। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमें पता है कोई भी इक्वेशन की तीन कंडीशन बन सकती। द फर्स्ट वन, उसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सीधा साफ बात है कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो किससे मिलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से। ये हम इनवर्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें। सेकंड कंडीशन है जब डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तब इसमें दो केस बनते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तब हम क्या देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका नो सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। ये तीन केस होते हैं, हम इन्हें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। चाहे जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाए वो कंसिस्टेंट होती है, चाहे उसका यूनिक निकले या मैनी निकले। और जो उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं जी, यानी कि नो सॉल्यूशन के केस को। ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसकी हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं।
थैंक यू।